हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो भाई हम लोग कर रहे थे मैट्रिसेस और उसके बेसिक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो कल आपको वीडियो मिली होगी मैट्रिक्स के ऊपर जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे उनके लिए। आज आप भी जानते हो कि हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास देखिए क्या रहेगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डिटर्मिनेंट क्या होता है, वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, सेकेंड ऑर्डर कैसे निकलेगा, थर्ड ऑर्डर का कैसे निकलेगा। फिर हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट की कुछ ना प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिक, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। और माइनर और कोफैक्टर सीखने के बाद हम लोग क्या कहाँ तक पहुंच जाएंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे एडजॉइंट के ऊपर कि एडजॉइंट कैसे निकलेगा। फिर एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी, वो देख लेंगे। और उसके बाद भाई किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे आता है। तो इनवर्स भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है भाई, मेंशन्ड है आपके सिलेबस में कि आपको इनवर्स निकालना है। लेकिन वहां मेंशन है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो भाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम लोग जरूरी थोड़ी है, हमें मतलब है इनवर्स निकालने से। इनवर्स का अगर क्वेश्चन आया तो कितना फास्ट हम उस चीज को कर सकते हैं वो सीखेंगे आज यहाँ पे। तो रैंक वाला फिर अगले बार ले लेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास जो होगी इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग रैंक और जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये वाली चीजें कर लेंगे। ठीक है, तो आज कंप्लीट जितनी भी चीजें हैं ना हम लोग एक बार देखेंगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं भाई। अभी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज सबसे पहला हमारा क्या चीज़ रहेगी, डिटर्मिनेंट। आज मेन फोकस हमारा रहेगा कि एक डिटर्मिनेंट के बारे में आपको ना मल्टीपल चीज़ों का आइडिया हो जाए कि डिटर्मिनेंट क्या क्या चीज़ें हैं, कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्या क्या होती है। आप लोगों के कईयों के डाउट होते हैं ना कि आप लोग सोचते हो कि सर एक चीज़ बता दो कि मैट्रिक्स अलग पढ़े या डिटर्मिनेंट पढ़े। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों को कभी अलग करके मत पढ़ो भाई। डिटर्मिनेंट निकलता किसका है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो डिटर्मिनेंट से याद रखिएगा आज के बाद। सबसे पहली चीज देखो बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है भाई। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं भाई कि दीवार के अंदर इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ए को मैट्रिक्स को दीवार के अंदर बंद कर लेते हैं। तो हालांकि आप में से काफी लोग कहोगे सर ये तो मॉडुलस होता है, ये तो मॉडुलस होता है सर। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे अगर उसके अंदर बैठी हुई चीज कोई मैट्रिक्स है ना, तो सिंबल तो वही है, लेकिन यहाँ पे इसको मॉडुलस ना कहते हुए डिटर्मिनेंट कहेंगे। मॉडुलस से क्या मिलता था, एक नंबर मिलता था। डिटर्मिनेंट क्या करेगा, मैट्रिक्स में सोचो इतने सारे नंबर्स डले हुए हैं। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, उसमें इतने नंबर्स पड़े हुए हैं। तो ये आपको क्या करेगा, आप इसको बस ऐसे समझो, डिटर्मिनेंट को ना एक मशीन समझो भाई। डिटर्मिनेंट को एक ऐसी मशीन समझो कि इसके अंदर हम लोग कई सारे नंबर्स डाल रहे हैं, ये हमें एक नंबर लेके आके दे देगी। मतलब कि ये हमें कोई ना कोई एक फिक्स नंबर दे देगी, एक वैल्यू देगी ना, एक नंबर कह लो या एक वैल्यू कह लो, आप कुछ भी कह लो, एक फिक्स्ड आंसर देगी ये हमें। तो डिटर्मिनेंट से क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट से सर मेरे पास आता है इसका कहीं ना कहीं इसका मेरे पास रिजल्ट आता है सर। ठीक है, ये चीज़ आप सीख गए होगे। अब आगे देखेंगे, डिनोट तो आप सीख गए। अब जो मेन मेन चीज़ें आपके काम की ना वो सीख लो भाई। डिटर्मिनेंट हमेशा ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है भाई। आप डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ सकता है अगर आपको कोई ऐसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिखेगी। मान लो मैं कह दूं 4/3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप नहीं निकाल पाओगे। उसमें से आप सब मैट्रिक्स बना पाओगे, आप सब मैट्रिक्स तो बना लोगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो आप सब मैट्रिक्स का, लेकिन अलग से 4/3 का डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता। ठीक है, तो आपको सेकंड चीज याद रखनी है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें देखिए, मान लो आपकी वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आपकी मैट्रिक्स है वन ऑर्डर, एक ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मान लो इसके अंदर क्या होगा, ये है मेरी मैट्रिक्स, दो इसमें एक एलिमेंट है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, मान लो ये ए मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो दो ही बचेगा भाई। जो सिंगल ऑर्डर मैट्रिक्स होगी तो जो उसके अंदर नंबर है वही आपका डिटर्मिनेंट मिलेगा। सेकंड चीज देखिए, मान लो आपकी सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, इसमें क्या होगा, मान लो एक मैट्रिक्स है, ये लो 1 2 2 4, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स में आप हमेशा क्या करोगे, आपको निकालना डिटर्मिनेंट इस चीज का। तो आप याद रखिएगा, आपको ये डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहोगे सर मेरा नंबर आएगा एक 1 × 4
माइनस का साइन लगाएंगे, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, तो यहाँ देखिए 4 एकम 4 माइनस 4 तो 0 आ गया। डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 0 आ गया सर। तो इसी को अगर मैं जनरलाइज करके लिख दूं आपके लिए, तो ये देखिए 2/2 की मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक। तो इसी का डिटर्मिनेंट अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हमें सिर्फ इतना करना है कि सर इसका प्रोडक्ट कराना है, तो A11 इंटू में A22 माइनस A21 इंटू A12, यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा भाई। अगली चीज़ देखिएगा, ऐसे ही अब हम 3/3 मैट्रिक्स का भी निकाल सकते हैं। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 की, A11 A12 A13, फिर A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब आपको ये कोई भी एक मैट्रिक्स थी A, अब आपको इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? तो एक चीज़ यहाँ पे आपको अब सीखनी पड़ेगी भाई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी आप लोगों के लिए। वो चीज़ आपको क्या सीखनी है? वो चीज़ आपको ये सीखनी है कि आप या तो किसी भी रो के थ्रू एक्सपेंड करो। इसमें ना जब थर्ड ऑर्डर होता है तो हम एक्सपेंशन करते हैं, या तो रो से एक्सपेंशन करते हैं या कॉलम से एक्सपेंशन करते हैं। अच्छा सर देखो, आपने सेकंड ऑर्डर तो देख लिया, अब आप जानते हो आपने सेकंड ऑर्डर देखा है, तो सर मेरे को सेकंड ऑर्डर निकालना बहुत इजीली आता है। तो अब आपको करना क्या है? मान लो कि मैंने इसको पहले वाली रो के थ्रू एक्सपेंड कर दिया, मैंने इसको पकड़ लिया, लो मैं इसके थ्रू एक्सपेंशन करूंगा, तो मैं क्या कहूँगा, एक बार तो मैं ना A11 लूँगा यहाँ पे, A11, ठीक है। उसके बाद जो मेरी सब मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की सब मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अब मान लो मैंने A11 पकड़ा, तो 11 में क्या है? 11 में क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ना ढक दो भाई, पहली रो को और पहले कॉलम को ढक दो। जैसे ही आप पहली रो को और पहले कॉलम को ढकोगे तो आपके पास देखो एक सब मैट्रिक्स बनेगी। देखो इस कलर से दिखाता हूँ आपको, आपके पास ना एक ये वाली 2/2 की सब मैट्रिक्स बन गई, 2/2 की सब मैट्रिक्स बन गई। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप कहोगे सर यहाँ पे मैं रखूंगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ये हो गया आपका पहला। अब आप जाओगे सेकंड वाले में, अब आप जब सेकंड वाले में जाओगे, मान लो आपने ये हटा दिया, इसको हटा देता हूं मैं अभी यहाँ से। अब आपके पास क्या बचता है? आप कहोगे सर मैं सेकंड में जाऊंगा। अभी जब आप सेकंड में जाओगे, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो पूरी कवर कर दो और सेकंड कॉलम पूरा कवर कर दो भाई, तो आपका आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और इसके अंदर मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा? देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई में आपका हमेशा जाएगा, आप कहोगे सर मेरे पास मैट्रिक्स जो बची ना वो इस तरीके से बची है, सब मैट्रिक्स A21 A31 A23 A33, चार मेरे को एलिमेंट दिख रहे हैं, मेरी ऐसी सब मैट्रिक्स बनी। तो ये आएगा सर, ये जब आएगा तो आप कहोगे सर साथ में A21 इंटू A33 माइनस A23। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ भाई आपको, बिल्कुल बेसिक से, ऐसे निकलता कैसे, ठीक है। फिर अभी इसमें ना कुछ और चीज़ें भी आएंगी, वो भी बताऊंगा। अब एक चीज़ और आप हमेशा साथ में करते हो, देखो जैसे मान लो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 और 1, तो आपको हमेशा साथ में ना -1 की पावर में ये 1 + 1 करना है। तो 1 + 1 कितना होता है सर? 2 होता है। तो -1 की पावर इवन करोगे तो +1 बन जाएगा। ऐसे ही नीचे आ जाना, यहाँ करोगे सर -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 मतलब 3, मतलब ओड पावर, -1 की ओड पावर होगी तो -1 साथ में आएगा ही आएगा, ठीक। साथ में अब आएगा आगे -1 की अब आगे आ जाएगा -1 की पावर A13 लेंगे। अब इस पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं अब हम लोग, ये याद रखना भाई। एक्सपेंशन जो हमारा हो रहा है डिटर्मिनेंट का R1 से कर रहे हैं, मतलब रो 1 से। तो 3 और 1 4, यहाँ पे ऊपर देखो जोड़ के लिखना, 3 और 1 4, -1 का प्लस पावर करोगे तो हमेशा मेरा +1 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस सिंबल आपको लगाना ही लगाना है।
और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ आपका बन जाएगा माइनस का सिंबल, तो माइनस का बनेगा तो ये माइनस लगा लिया आपने। अब अंदर क्या जाएगा, अंदर क्या जाएगा ये देखो। अब हमने क्या देखा है कि पहली रो और तीसरा कॉलम, तो पहली रो को ढक दिया, तीसरे कॉलम को ढक दिया, तो अब हमारे पास जो सब मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी बनेगी, आप कहोगे सर जो आपके पास सब मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी ये वाली। तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा सर A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ये देखो आपका डिटर्मिनेंट ऐसे निकल के आता है। हालांकि अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक बार अगर आप चीज़ों को समझ जाओगे तो उसके बाद आप ओरली करोगे। देखिए मैं हमेशा कैसे कर लेता हूँ, मैं सिर्फ ऐसे सोचता हूँ, माइंड में सोचता हूँ कि प्लस माइनस प्लस तो मेरा जाने जाना है। अब पहली ढकी ये ढकी तो ओरली हो जाता है ये वाला, ठीक है। फिर दूसरी ढकी इधर वाली ढकी तो इन चारों का ओरली हो जाता है। फिर पहली ढक के तीसरा कॉलम ढक दिया तो इधर वाले चारों का हो जाता है। और प्रोडक्ट कराना है, आंसर आ जाएगा उसमें, ठीक है। डिटर्मिनेंट सिर्फ इतना सा होता है, आपको इतना ही याद रखना है डिटर्मिनेंट से। इसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट के बाद अगर चलेंगे तो कुछ ना प्रॉपर्टीज होती है हमारी डिटर्मिनेंट की, वो भी मैं लेके आया हूँ आपके सामने। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की, ये जरूर देखिएगा आप अच्छे से, ताकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चंस करते हुए बहुत काम आती हैं ये चीजें। अभी आपको ये लगेगा कि हाँ क्या ही जरूरत है सर इन चीजों की, लेकिन जब क्वेश्चंस देखोगे ना भाई आप, तो आपको कई बार ये कहते हो आप लोग कि सर ग्रेजुएशन का क्वेश्चन उठ के आ गया, तो ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ग्रेजुएशन का ही है। कई जगह ऐसा हो जाता है कि आपकी जो ये प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। क्वेश्चन डायरेक्ट यार कोई क्यों आपसे डिटर्मिनेंट निकलवाएगा, 3x3 का देके आप टीचर बनने जा रहे हो, आप कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ले रहे हो कि आपसे 3x3 की मैट्रिक्स देके कह दे कि डिटर्मिनेंट निकाल दो इसका। इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों ही देगा कोई आपको। तो जो क्वेश्चंस उठेंगे ना आपके टीचर एग्जाम्स के लिए, वो आपके क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है, कि आपको उनकी प्रॉपर्टीज की नॉलेज है या नहीं है, तो उससे रिलेटेड है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके जो खुद आपके एनसीईआरटीज में गिवन है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा भाई। तो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल एक एक करके बारीकी से समझाऊंगा भाई, ध्यान से देखना। पहली प्रॉपर्टी आपको ये कहती है, मान लो कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। अब इसके अंदर मान लो इसको डेल से मैंने शो कर दिया, डिटर्मिनेंट को मैंने डेल से शो कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे मेरे पास देखिए है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये 9 एलिमेंट्स है मेरे पास। कैसी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स थी सर ये 3x3 की, इसका डिटर्मिनेंट निकालना था, वो हो गया डेल। अब मैं कह रहा हूं इसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब ये मैट्रिक्स मैंने बोला है कि ये मैट्रिक्स ना ए है, ये और याद रखना भाई। अब इस मैट्रिक्स का मैं कर देता हूं ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का मैं कर देता हूं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने से क्या होता है, अब जानते हो ना भाई कि रो को उठाओ कॉलम बना दो। तो पहली रो उठाई, पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो उठाएंगे इसमें से दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो उठाएंगे तीसरा कॉलम बन जाएगा, बन गया। तो यहां से आपका क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट मैंने डेल डैश से शो कर दिया, ठीक है, डेल डैश। तो पहली प्रॉपर्टी यही कहती है कि ये जो डेल है ना, जो ये इसका पहला डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये हमेशा बराबर ही होंगे भाई, ये हमेशा बराबर होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी का क्रक्स है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मान लो आपकी कोई भी मैट्रिक्स थी, आपकी पहले कोई भी मैट्रिक्स है, आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, जैसे ही आपने ट्रांसपोज किया तो उससे डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो तो आपकी सेम ही रहने वाली है भाई, वो नहीं बदलेगी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी बहुत काम आएंगी ये चीजें, तो बहुत अच्छे से याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी अभी बताते हैं आपको। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी में आपसे बोला गया है कि अगर मान लो, सेकंड प्रॉपर्टी ये देखो, आप वाइट से दिखाते हैं आपको। मेरे पास एक मैट्रिक्स थी, एक डिटर्मिनेंट निकालने चले गए हम लोग, ठीक है। अब मेरे पास लिखा हुआ 2 1 3 4 9 6 5 2 4, ये था। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट है भाई, इसको मैं कह रहा हूं डेल वन, ठीक है। अब मैंने इसमें से क्या किया ना, ये देखो ये क्या चीज़ है, आप कहोगे सर फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। अब मैंने एक चीज़ कर दी, रो वन को उठा के, रो वन को उठा के रो थ्री की जगह ले गया, इंटरचेंज कर दी दो रो।
तो मेरे पास अब डिटर्मिनेंट देखो ऐसा बन गया 5 2 4। सेकंड को मैंने नहीं छेड़ा, एक बार मैंने इसको चेंज कर दिया, एक बार मैंने चेंज कर दिया, क्या किया, पहली रो को उठा के तीसरी रो बना दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब पहली को तीसरी की जगह भेजा तो तीसरी पहली की जगह आ गई होगी। तो जब वो आई तो यहां से जो डिटर्मिनेंट आया था, इसको मैं कहता हूं, इसके डिटर्मिनेंट को मैं कहता हूं del 2। ठीक है, तो यहां से मुझे जो रिजल्ट मिला, मुझे मिला कि जो डेल है ना, del 1, वो और कुछ नहीं आया, वो माइनस में जो del 2 होगा, वो del 2 जो होगा माइनस ऑफ del 1 ही आया, एक नेगेटिव साइन उसके सामने आ गया भाई। तो यहां से देखिए हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी रो को या तो रो लेके गए हैं या कॉलम को लेके चले जाओ, C1 को C3 बना दो या C1 को C2 बना दो, C2 को C3 बना दो, कुछ भी बना लो, तो किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो आपका जो डिटर्मिनेंट है एक नेगेटिव साइन लेके निकलेगा बाहर, एक नेगेटिव साइन लेके निकलेगा। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 2 बार अगर उनको इंटरचेंज करा दूं तो एक नेगेटिव पहले लेके आया था, एक नेगेटिव और लेके आ जाएगा, तो पॉजिटिव बन गया, मतलब सेम डिटर्मिनेंट आएगा। बिल्कुल भाई, बहुत सही चीज सोची आपने। अगर आपने 2 बार इंटरचेंज किया तो आपका सेम डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, 3 बार करोगे तो एक नेगेटिव लेके आ जाएगा, 4 बार चेंज कर दिया तो सेम आ जाएगा, एक बार करा तो नेगेटिव लेके आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है भाई आपकी ये वाली, आपके बहुत काम आती है कई बार क्वेश्चंस में ना, बहुत जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, उनमें बहुत काम आती है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लो कि आपका एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, B1 B2 B3, A1 A2 A3। जब भी आपकी, देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपके डिटर्मिनेंट में कभी भी 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम हो जाए, 2 रो या फिर 2 कॉलम्स सेम हो जाएंगे, अगर सेम कह लो या कह लो इक्वल है, सेम एंट्रीज है उनकी, देन जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो कंप्लीटली जीरो आंसर देगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं इसकी जीरो, क्यों, क्योंकि देखिए A1 A2 A3 यहां पे है, A1 A2 A3 यहां पे है सॉरी, दोनों ही जगह A1 A2 A3 आ गया, तो आपकी रो क्या हो गई, रिपीट हो गई सर, सेम हो गई सर, इक्वल हो गई सर, कुछ भी कह लो आप। तो जैसे ही आपकी सेम होगी तो आपका डिटर्मिनेंट की जो कंप्लीट वैल्यू है ना वो जीरो बना देगा भाई। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं कई बार ऐसे, जिनमें हम लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या करें, इसमें तो बहुत लंबा कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं उसमें एक चीज देख लेता हूँ, मैं यही बताता हूँ कि एक बार देखो कहीं जाके कुछ सेम तो नहीं बन रहा, सेम बन जाए तो डिटर्मिनेंट जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए अपनी, हालांकि ये भी फोर्थ वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना भाई। ये देखिए आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें क्या कहता है, मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट था 1 2 3 2 4 8 7 2 6, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इस डिटर्मिनेंट को मैं अगर मान लो कि k से मल्टीप्लाई करा दूं, सारे एलिमेंट्स को, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया k 2k 3k, मान लो मैंने इसको तीनों को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई कराया, तो अब मेरा जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो डिटर्मिनेंट और कुछ नहीं k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा, अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले था तो। या इसको आप ऐसे सोच सकते हो उल्टा कि सर यहां से ना k कॉमन ले लूं, सबके अंदर से k को बाहर निकाल दूं, जैसे ही k को बाहर निकालोगे, जैसे ही k को बाहर निकालोगे तो ये k हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा 2k से, और ये 3k बच जाएगा। तो देखो वही चीज आ गई ना, सेम चीज बन गई, k टाइम्स डिटर्मिनेंट हो जाता है। अगर किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को एक सिंगल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दो या डिवाइड करा दो तो मेन डिटर्मिनेंट पे भी वही प्रॉब्लम आ जाती है कि वही एक्शन ले लेता है वो। ठीक है, तो सर क्या 2 रो को कराऊंगा तो क्या आएगा, 2 को कराओगे तो भाई k स्क्वायर हो जाएगा, तीनों को करा दोगे तो k क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है,
फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट भी देखा है ना, तो पहला क्वेश्चन ही मैंने यहाँ से शुरू किया था। और बहुत अक्सर बहुत मतलब कैंडिडेट आप में से गलतियां करते हो पेपर में, छोटी छोटी वो वाली। तो पांचवी प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है, अगर आपका डिटर्मिनेंट जो है इस तरीके से लिखा हुआ ना, मान लो कि मेरे पास है a1 प्लस लैम्डा 1, लैम्डा लिख लो आप इसको, या तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, फिर यहाँ पे है b1 b2 b3 c1 c2 c3। मान लो आपका मैट्रिक्स, पांचवी प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है, आपका डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक रो, या तो कोई एक रो या फिर ज्यादा, मान लो कि किसी भी एक रो के ना कुछ एलिमेंट, सारे नहीं भाई, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में कुछ एलिमेंट हो या सारे एलिमेंट हो, अगर वो एडिशन में लिखे हुए हैं तो आप उनको सेपरेट सेपरेट डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हो भाई। कैसे? तो आप इस चीज को सेपरेट सेपरेट डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते थे। आप इस चीज को सेपरेट सेपरेट डिटर्मिनेंट में कैसे तोड़ सकते हो कि सर एक डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा प्लस एक डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा। तो यहां बनेगा देखिए a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3 सेम जाएगा, c1 c2 c3 आ जाएगा। तो b1 b2 b3 तो यहाँ है, ठीक है, c1 c2 c3 यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। अब आप जान सकते होगे, मैंने पहले पार्ट में पहला ही क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया था कि आपको ऐसे जोड़ के लिखना था कि उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा। और आप लोग अक्सर यहाँ पे गलतियां क्या करते हो, आप लोग गलतियां यहाँ पे ये करते हो, आप इसको मैट्रिक्स की तरह सोच के ना सारे ही जोड़ देते हो आपस में। आप b1 प्लस b1 ट्वाइस b1 कर देते हो। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन आपने देखा नहीं देखा तो आप ध्यान से देखिएगा, एक बार जाके देखिए, उसमें पार्ट 1 जो मैट्रिसेस का है पहला ही क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर दिया मैंने। तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती ना, इसलिए कहता हूँ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं भाई, प्रॉपर्टीज को एक बार समझा करो अच्छे से। ठीक है, तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 ही रखिए आप लोग, छठी पे तो क्या ही करेंगे जाके, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद हम लोग सीख लेते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, देखिए डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ना एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है, हालांकि वो मैं करा चुका हूँ आपको, वो अभी नहीं बताऊंगा यहाँ पे। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो मैंने वहाँ पे आपको बता दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो अब यहाँ पे सीधा हम लोग सीखेंगे कि माइनर क्या होता है। माइनर क्या चीज़ होती है हमारी डिटर्मिनेंट के अंदर, हमारा माइनर जो है वो क्या चीज़ होता है। तो देखिए माइनर और कुछ नहीं है, आपका मान लो कि मुझे एक डिटर्मिनेंट निकालना है, मान लो एक मेरे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोई आपको ये बोल दे क्वेश्चन, मान लो, हालांकि इतने छोटे क्वेश्चन आते नहीं है भाई कोई, लेकिन आपको बोल देता है, कोई आपको अगर बोल दे, 1 मिनट के लिए कॉल आ रहा है भाई, पॉज करना है ना, तो आपसे भाई डायरेक्ट ना ये पूछ लिया जाता है कई बार, हालांकि इतना छोटा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए अब माइनर होता क्या चीज है, उसका एक ब्रीफ बेसिक सा तो आपको आइडिया तो होना चाहिए भाई, मैं ये मानता हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो माइनर देखिए क्या होता है, मान लो आपसे पूछ ले, अब आप ये जानते हो, देखो मान लो कि आपके सामने ये लिख देता हूँ मैं A11 A12, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मान लो आपसे कैसे पूछता, देखिए आपसे पूछता है, आप बस ये जान लो माइनर होता कैसे है। मान लो आपको इसका माइनर निकालना है, आपको किसका माइनर निकालना है, आपको माइनर निकालना है 1 और 2, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहली पूरी रो को ढक दो और पहले पूरे सेकंड कॉलम को ढक दो। पहली रो को ढकना है, सेकंड कॉलम को ढकना है, दोनों को कवर कर दो। अब देखना एक सब मैट्रिक्स बनेगी। अब बना मेरे पास क्या बचा, A21 A31 A23 A33। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, बस वही माइनर है। इस सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसी को माइनर बोलते हैं भाई। आ जाएगा सर, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं सर MIJ से, MIJ। ठीक है, मान लो मेरे को M12 का निकाला था मैंने, तो इसको मैं M12 कहूंगा कि माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये चीज हो जाएगी भाई। तो मान लो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ,
और मैं कह रहा हूं कि आप मुझे माइनर निकाल के दिखाओ, माइनर ऑफ 6 निकालो। तो पहले 6 देखो कहां पे, 6 देखो यहां पे है। अब ये 6 क्या कर रहा है, ये 6 है सर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो पूरा सेकंड रो ढक दो और पूरा थर्ड कॉलम ढक दो। अब निकालो भाई, कैसे आएगा आपको, सर मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी 1728 निकाल दूंगा सर। 8 एकम 8 माइनस 7 दूनी 14, तो मेरे पास है माइनस का 6 आ गया। तो माइनर ऑफ 6 कितना आया, 6 का माइनर सर मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 6। ठीक है, ये है आपका माइनर। अब आपका माइनर तो आप सीख गए, अब माइनर आप सीख गए, छोटी सी चीज और सीख लो। एक चीज होती है इसके बाद कोफैक्टर, माइनर के बाद एक चीज होती है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर देखिए कैसा होता है, कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। मान लो कैपिटल ए आई जे, ये होता है कोफैक्टर। ये और कुछ नहीं होता, आपको -1 की पावर में ही आई प्लस जे करना होता है, आई प्लस जे करना होता है, साथ में माइनर से मल्टीप्लाई करा दो, यही आपका कोफैक्टर होता है। ठीक है, ये होता है आपका कोफैक्टर। अब देखो मान लो आपको इस 6 का ही, इसी 6 का आपको कोफैक्टर निकालना था, मैं यहां पे कह दूं इसी 6 का आपको कोफैक्टर निकालना था, तो आप जानते हो कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम निकालना है, तो मैं करूंगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू माइनर कितना आया था, -6 आया था सर उसका। अब यहां से -1 की पावर ओड, -1 की पावर ओड मतलब -1 इंटू -6, तो कोफैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया सर। ये होता है कोफैक्टर भाई। ठीक है, माइनर क्या होगा कि जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है, तो उस एलिमेंट की रो और उसका कॉलम, उसको ढक के जो सब मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की, वो आंसर जो डिटरमिनेंट देगा वो माइनर होता है। और उसी के आगे -1 की पावर में वो कर दो आई प्लस जे, तो वो कोफैक्टर होता है। तो आपको सिर्फ सिंपल सा देखो एक चीज समझ लो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी चीज ये समझ लो मेरे भाई, छोटी सी चीज ये अंडरस्टैंड कर लो कि कोई भी मान लो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, या कोई भी मैट्रिक्स ना मान के आप डिटरमिनेंट मान लो इस चीज को, लो मैंने बोल दिया कोई भी डिटरमिनेंट है मेरे पास। आप हमेशा देखो याद रखो, कोफैक्टर आपको पता है कि कहीं ना कहीं माइनर जो है और कोफैक्टर, कोफैक्टर में सिर्फ साइन का खेल है, तो माइनर की तरीके से लिख लेंगे। अब आप जानते हो यहाँ a11 होता है, तो 1 + 1 2 होगा, तो वो तो पॉजिटिव बना देगा, प्लस अगला साइन आ जाएगा माइनस, अगला आ जाएगा प्लस। अब a21 ओड हो गया सर, माइनस, फिर 22 प्लस, 23 माइनस, आगे 31 प्लस माइनस प्लस। ये चीजें याद रखो बस आप, ये साइन अगर आपको याद होगे ना तो तुरंत कोफैक्टर बताओगे। कोफैक्टर कैसे बताओगे, मान लो आपको कोफैक्टर बताना था a22 का, तो आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ढक दिया, तो आपके पास 4 बचे। अब साइन आपके माइंड में तुरंत है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस आता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस और साथ में बस उसका माइनर लिखना है, आपको आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोफैक्टर। तो सर ये माइनर और कोफैक्टर जो है, क्या जरूरत पड़ती है हमें इन चीजों को निकालने की, जो माइनर हो गया या कोफैक्टर हो गया, क्या जरूरत है सर मुझे निकालने की। मैं कहूंगा रुक जाओ भाई, इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत कहां पड़ती है, मेन तो लास्ट में देखो इसकी जरूरत पड़ेगी ए इनवर्स के लिए, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज सीखनी है, एक कंसेप्ट होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। अब वो कैसे होता है सर, तो वो देख लो भाई। आपका जो एडजॉइंट होगा, देखो इसको डिनोट कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज तो डिनोट कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए। आप इसको लिखते हो एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिखोगे आप इसको। अब ये होता क्या है, ये और कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये सिर्फ एक चीज होती है, आपको ट्रांसपोज करके लिखना होता है। ट्रांसपोज ऑफ, मान लो आपके पास मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करोगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा मैट्रिक्स होती है, डिटरमिनेंट नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब मान लो आपने कोफैक्टर a11 a12 a13, अब ये क्या है, कोफैक्टर्स हैं सर, क्योंकि कैपिटल मैंने पहले दिखा दिया भाई कोफैक्टर, इसलिए कोफैक्टर पहले पढ़ाया आपको, a31 a32 a33। अब ये क्या हुए, एडजॉइंट ऑफ ए होगा क्या, ट्रांसपोज करना है मुझे इस मैट्रिक्स का सर, कि मेरे को एक मैट्रिक्स बनानी है कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है मुझे, और कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज करना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल के क्या आएगा, ये निकल के आता है सर मेरे पास
A11 A12 A13 और कोफैक्टर क्या है सर, सिंबल के साथ साथ साइन के साथ साथ मेरा प्लस माइनस भी आ जाते हैं, माइनस लिखता हूं मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे। फिर A31 A32 A33, ये हो गया आपका एडजॉइंट। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक एग्जांपल दूंगा अब मैं यहाँ पे आपको, उससे आप वो निकाल के दिखाना, ठीक है। मान लो आपको देखो दो शॉर्ट ट्रिक भी सिखाता हूँ यहाँ पे। आपका पहला एग्जांपल है आपका एडजॉइंट निकालना है आपको, ठीक है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, और कौन सा है ए मैट्रिक्स, क्या है ए मैट्रिक्स है 2 3 1 4, ठीक है। तो यहां पे देखो ये मैट्रिक्स कैसी है, आपको कैसे 2x2 की मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है। तो इसका तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट सीख सकते हो भाई, डायरेक्ट शॉर्टकट सीख लो एडजॉइंट निकालने का। तो देखो आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको करना क्या है, जो डायगोनल पे एलिमेंट बैठे हैं, जो देखो ये वाले एलिमेंट बैठे हैं ये डायगोनल वाले, इनको कर दो इंटरचेंज। क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो भाई। तो जहां 2 था वहां 2 4 कर दो, और जहां 4 था वहां 2 कर दो, हो गया। और जो ये वाले एलिमेंट बैठे हैं, देखिए मान लो जो ये वाले एलिमेंट बैठे हैं, इनके आपको करने हैं साइन चेंज। शॉर्टकट सिखा रहा हूँ बस एडजॉइंट निकालने का, ठीक है। साइन चेंज, तो यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -1, आ गया भाई आपका एडजॉइंट, ठीक है। तो 2x2 का तो एडजॉइंट कह लो या इनवर्स कह लो, निकालना सबसे इजी होता है कि आपको डायगोनल वालों को इंटरचेंज, यहां ऐसे थे इनको इंटरचेंज कर दो, यहां से इंटरचेंज इंटरचेंज, और ये वाले जो बैठे हैं साइन चेंज, इनको यूं है साइन चेंज, ये देखो साइन चेंज फ्लिप करना है बस, प्लस है तो माइनस, मान लो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, लेकिन इधर वाले डायगोनल वाले ये उठ के एक दूसरे की प्लेस ले लेंगे, उठ के एक दूसरे का प्लेस ले लेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ये था एडजॉइंट 2x2 का। अब मान लो आपको एडजॉइंट निकालना है 3x3 का। मैंने आपको बोला कि अगला एग्जाम्पल देखिए आप, अगला एग्जाम्पल है आपको निकालना है एडजॉइंट, मैं आपको दे भी देता हूं एक साथ में, एक क्वेश्चन ही लिख लीजिए आप साथ में। लिखिए भाई आपको एडजॉइंट निकालना है 7 -1 -1 -3 1, या फिर इधर मत लिखिए आप, इसको ना पूरी मैट्रिक्स लिखिए। सपोज करिए आपका मैट्रिक्स है ए, वो ऐसे है 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये मैट्रिक्स है। आपको निकालना है इसका एडजॉइंट 3x3 का। देखिए एडजॉइंट निकालेंगे कैसे, बहुत ही आराम से बताऊंगा बिल्कुल। एडजॉइंट ऑफ ए, अब आपके माइंड में ना एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए भाई। मैं देखिए एक लाइन में एडजॉइंट निकालता हूं, कैसे निकालता हूं, मेरे माइंड में ये क्लियर है कि मुझे कोफैक्टर निकालने हैं, और वो कोफैक्टर यूं लिखे जाएंगे, उनका ट्रांसपोज करना है तो कोफैक्टर्स को सीधा यूं लिख दूं। क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि मुझे पता कि कोफैक्टर निकालने हैं, अब कोफैक्टर पता है और लिखने कैसे होंगे सर, ऐसे लिख देता हूं कॉलम्स में, ट्रांसपोज करके बाद में लिखूंगा उससे पहले सीधा ही लिख दूं। अब कोफैक्टर्स कैसे आएंगे, साइन आता है साथ में वो आता है माइनर आता है, तो पहले साइन ही बना लेता हूं। मैंने लिख दिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहले मैंने साइन ही लिख लिया। अब मैं माइनस लिख देता हूं। मान लो पहले का A11, पहले का क्या करूंगा, ये वाली रो ढकूंगा पहली, पहला कॉलम, तो 4 चौक 16 -9 7 आएगा सर, लिख दिया भाई। दूसरे का ये ढक दिया और ये वाला ढक दिया, तो 4 एकम 4 में से 3 गया 1, ये लिख दिया। तीसरे का इन तीनों को ढक दूंगा, इन दोनों को, ठीक है। 3 - 4 3 - 4 -1 आ गया। अब यहां देखो 3 चौक 12 में से 3 गए 9, फिर दूसरा ढकूंगा ऐसे, 4 में से 3 गया 1, फिर तीसरा ढक दिया, लो 3 - 3 0, यहाँ आ जाओ 3 तिया 9 4 तिया 12 -3, फिर इसको ढक दिया तो 3 - 3 0, इसको ढकेंगे तो 4 में से 3 गया 1, तो कहीं ना कहीं मेरा निकल के क्या आ गया, आप कहोगे सर 7 -1 -1 -9 1 0 -3 0 1, तो क्या चीज़ निकल के आ गई मेरी, 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो देखिए यहाँ छोटी सी गड़बड़ हो गई, ये देखना, इसको करेंगे 4 तिया 12 में से 9 गए तो 3 आएगा भाई यहाँ पे,
बाय मिस्टेक छोटा सा गलत हो गया, ये 3 कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ऐसे आप एड ज्वाइंट आराम से निकाल सकते हो भाई, एड ज्वाइंट 3/3 का ऐसे निकाल सकते हो एक लाइन में। आपके माइंड में देखिए क्लियरिटी क्या होनी चाहिए, हालांकि एड ज्वाइंट निकालने का भी एक शॉर्टकट होता है, और वही मैं आपको उस दिन भी कह रहा था, वो शॉर्टकट जो होता है उसमें पहले आपको 3 है, फिर आगे की 2 और लिखनी होती है, नीचे भी 2 और लिखनी होती है, उनको कैलकुलेट करते हो, क्यों इतना समय करना यार, जब एक लाइन में लिख सकते हो। आपके माइंड में इमेज होनी चाहिए, आपके माइंड में एड ज्वाइंट की इमेज होनी चाहिए कि मेरे को ना कोफैक्टर्स यूं लिखने थे, बाद में ट्रांसपोज करना था, तो क्यों ना मैं कोफैक्टर्स को यूं लिखने की जगह सीधा कॉलम में लिख दूं, सीधा कॉलम में लिखूं। फिर कोफैक्टर्स लिखेंगे कैसे, पहले सिंबल आएगा, साइन आएगा प्लस या माइनस का, और फिर माइनर आएगा, तो पहले साइन लिख लिए, ठीक है, उसके बाद माइनर लिख लिए, आ गया भाई आपका एक लाइन के अंदर, ठीक। अब आगे देखिए, इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं एड ज्वाइंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से आनी चाहिए भाई, ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। एड ज्वाइंट की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, बहुत अच्छे से देखना भाई, कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी। पहली प्रॉपर्टी देखो, आप कहोगे ए इंटू एड ज्वाइंट ए, या फिर कह दो आप एड ज्वाइंट ए इंटू में ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये और कुछ नहीं होता, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहली प्रॉपर्टी भाई, ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद होना चाहिए, मान लो ए आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी तो डिटरमिनेंट होगा सर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका n, ठीक। अब आपको निकालना है एडज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट, जो एडज्वाइंट ए मैट्रिक्स बनाई उसका जो डिटरमिनेंट निकालोगे, आप डायरेक्ट बता सकते हो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसमें ऑर्डर में से एक पावर घटा देना भाई, इसके बराबर होता है सर। मान लो ए मैट्रिक्स दे देता हूं मैं आपको, ठीक है, मैं कहता हूं एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स वो निकालो डिटरमिनेंट, तो दो तरीके के बच्चे होंगे, एक करेगा पहले एडजॉइंट ए निकालेगा, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेगा, एक क्या करेगा ए का ऑर्डर देख लेगा कि इसका ऑर्डर 3 है सर, और डिटरमिनेंट निकालेगा ए का सीधा, और उसमें से 3 माइनस 1 करके पावर 2 कर लेगा। क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने से, मैंने लिए हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, वो आप ध्यान रखना। अगली चीज, और आज की क्लास का जो लास्ट बेसिक है वो वाली चीज देख लो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे होता है। तो आप डायरेक्ट याद रखना, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडज्वाइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये आपका इनवर्स होता है, आपको ये याद रखना है। और साथ में एक चीज याद रखनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, कैसी मैट्रिक्स होती है, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही आएगा, जहां पर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसका, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना भाई। अब आपकी आगे चीज आ जाएगी, जो आपका है कि इक्वेशंस वाला ना, लीनियर इक्वेशंस वाला, उसको हम लोग बाद में करेंगे, उसको हम लोग बाद में करेंगे। अब आपके जो 10 के बाद के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो जो बेसिक्स है ना, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारे बेसिक्स मैं क्लियर करा चुका हूँ। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस पे लेकर चलता हूँ आपको, ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, ओके। तो इसमें क्या कह रहा है आपको, देखो, इफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे दी, इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्लस बी, जहां पे ए सिमेट्रिक है, देखिए कल पढ़ाया था ए प्लस बी, ए सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है, देन बी इज इक्वल टू, तो बी कैसी होगी, बी कैसी होगी बता दो भाई। अब आप जानते क्या हो, आप एक चीज जानते हो मेरे भाई, आपने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई भी थी कल, कि कोई भी मैट्रिक्स है, अब वो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस में ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, इन दो चीजों में तो टूटती है भाई। जहां पे ये वाली चीज क्या होती है, ये होती है सर, ये है कोई भी एक मैट्रिक्स, ठीक है, ये है सर सिमेट्रिक, और ये वाली चीज है सर स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब बेसिक बता चुका हूं भाई, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे अपनी क्वेश्चंस को, बेसिक्स में करा चुका हूं। तो आप ये जानते हो कि ए प्लस ए डैश बाई 2, ए डैश क्या है, ट्रांसपोज है सर। और अब यही चीज देखो यहाँ पे बोल दी कि ए और बी में टूटा, ए को तो सिमेट्रिक कह रहे हैं, तो पूरे इस पूरे को तो ए कह रहा है, और बी को स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा कैसे, स्क्यू सिमेट्रिक कुछ नहीं होगा सर, जो ये मेरी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज मुझे माइनस करना है,
इसका ट्रांसपोज माइनस करना है। तो आप क्या कहोगे, ये लो भाई, ये है मेरी मैट्रिक्स 5 3 1 8 2 7 6 4 9। अब मुझे माइनस करना है इसी का ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिकली माइनस करना पड़ेगा। ट्रांसपोज कैसे होगा सर, जो रो है ना, जो रो पे बैठा है उसको कॉलम बना दो। तो आपने कर दिया 5 8 6 फिर 3 2 4 1 7 9, ये आपका बन गया। और इसी को डिवाइडेड बाय अगर 2 कर दोगे तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो यहां से एक ही लाइन में देखते चले जाओ, 5 माइनस 5 0। तो सर पहला एलिमेंट तो 0 आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन हट गए भाई आपके यहाँ पे। फिर 8 में से 3 गया 5, तो 5/2। 8 में से 3 गए 5/2, तो 5/2। तो देखो 0 है 0 है, ये है -5/2, ये है 5/2। गड़बड़ हो गई सर, मतलब ये वाला भी खराब हो गया। देखो दो चीजों से ही, सिर्फ दो ऑप्शंस के साथ साथ आप आंसर तक पहुंच गए भाई। सिर्फ दो ऑप्शंस में से आप आंसर तक पहुंचे हो। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर सर मेरा आ जाएगा 0 -5/2 वाला। माइनस वाला आएगा नहीं सर, 5/2 वाला आ जाएगा। अब आगे का भी चेक करना, देख लो 6 में से 1 गया 5/2, ये रहा 5/2। 3 में से 8 गए -5 -5/2। 2 में से 2 गई 0 0। 4 में से 7 गए -3 -3/2। सारी चीजें मैच कर गई सर मेरी। तो 11th का मेरा आंसर कितना हो गया, मेरा आंसर सर बी हो गया सर। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12, यूपी टीजीटी में भी पूछा हुआ आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने कह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिक्स हैं, सच दैट ए बी की वैल्यू बी है और बी ए की वैल्यू ए है। एक चीज पकड़ लेना यहां से, इसको दो तरीके से बताता हूं। देखो आपको बोल दिया ए बी की वैल्यू बी और बी ए की वैल्यू ए, और आपसे पूछ क्या रहा है कि हमें ये बता दो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। इतनी छोटी सी आपसे चीज पूछ ली। तो जब ए बी की वैल्यू ही बी है और बी ए की वैल्यू ए है, तो यहां से आप लोग निष्कर्ष कहां तक पहुंच सकते हो, आप किस निष्कर्ष पे यहां तक आ सकते हो। आप सीधा एक चीज कहोगे, सर मुझे ए स्क्वायर चाहिए। आपने मेरे को क्या बोला कि सर मुझे चाहिए ए स्क्वायर, तो क्यों ना मैं एक काम कर देता हूं, मैं एक काम ये कर लेता हूं कि मैं इसको, देखो मेरे सामने क्या है, यहां लिख देता हूं। देखो ए बी, ये मुझे दिया हुआ है बी के बराबर। मैं अगर बी स्क्वायर तक पहुंच जाऊं, यहाँ पे अगर मैं बी स्क्वायर पहुंच जाऊं तो कुछ मामला सही हो पाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो पाएगा सर। मैंने देखो इसको बी से मल्टीप्लाई करा दिया भाई, तो इधर भी बी से मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई करा दिया, बिल्कुल करा दिया सर। तो एक चीज देखो, ये तो मेरा बन गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बना, ठीक है सर। और ये क्या है, ये है सर मेरा बी ए, और बी ए की वैल्यू है कितनी, बी ए, बी ए की वैल्यू होती है सर ए, तो ये हो गया ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ये इसकी वैल्यू है सर बी। तो कहीं ना कहीं बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू बी आ गई सर। ठीक, सेम ऐसे ही इधर देखना, आप आ गए बी ए की वैल्यू ए, मैं कह रहा हूं मुझे ए स्क्वायर चाहिए, तो ए से प्रोडक्ट करा दिया, यहां भी ए से प्रोडक्ट करा दिया भाई, यहां तो बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया ए बी। ए बी की वैल्यू दे कितनी रखी है सर, बी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो ये हो गया बी ए, और बी ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, ये ए दे रखी है सर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई सर ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए था, तो यहां से मैं कह सकता हूं ना कि ये ए प्लस बी आ गया। कितना आ गया, ए प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर देखो, बी और सी ना ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये, कोई इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है भाई इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसको एक तरीके से और सोच सकते हो आप। देखो एक चीज बताता हूँ आपको, एक तरीके से और सोच सकते थे कि कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, ध्यान देना भाई, कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है आपस के अंदर, और वो सेम मैट्रिक्स बना रही है, तो हो सकता है ना कि दूसरे वाली आइडेंटिटी रही हो, दूसरे वाली उसकी आइडेंटिटी रही हो, तभी तो सेम बना होगा। तो मान लो ए बी की वैल्यू बी है, तो ए कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी का काम कर रही है, और बी ए की वैल्यू ए है, बी ए की वैल्यू ए है, तो यहाँ पे बी आइडेंटिटी का काम कर रही है। तो मेरे को कमेंट करके ये बताना, क्या इस तरीके से आप ए प्लस बी तक पहुंच सकते हो क्या, इस तरीके से ए प्लस बी पे पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे, सिर्फ इतनी सी चीज आप मेरे को बताओगे, ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपके पास तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ ए बी इज इक्वल टू।
हालांकि मैंने आपको अभी तक ना ये कराया नहीं है। अभी मैंने बोला कि आपको मैं जब भी क्वेश्चंस आएंगे, आज भी मैंने देखो एक ही चीज बोली कि जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इक्वेशंस वाली चीजों को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज देख लेना यहाँ से, मान लो इक्वेशन बनी, इक्वेशंस को आप देख लो भाई सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से सीखना बिल्कुल। पहली इक्वेशन है x प्लस जेड की वैल्यू 3, दूसरी इक्वेशन है ax प्लस वाई की वैल्यू 2, और तीसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू 7, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब एक चीज देख लेना भाई, अगर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ये लीनियर इक्वेशन है कहीं ना कहीं, अगर आपकी इक्वेशंस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जो खेलते थे उसमें यूनिक सॉल्यूशन कब आता था, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, वहां पे आता था। लेकिन यहाँ पे सर अब 3 हो गई हैं इक्वेशंस, 3 हो गई, तो यहाँ आप लोग मैट्रिक्स में खेलोगे। कैसे खेलते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये लो बना ली x, और यहाँ साथ में देखो लिखते हैं एक्स वाई जेड, और इक्वल टू के इधर हम लोग लिखते हैं जो सॉल्यूशन है 3 2 7। अब यहाँ लिखेंगे क्या, x का कोफिशिएंट 1, y का तो है ही नहीं सर 0, z का 1, x का a, y का 1, z का 0, x का 3, y का 1, z का b, ये चीज आ गई भाई। अब आपके सामने कहीं ना कहीं एक मैट्रिक्स देखो इस तरीके से a x इज इक्वल टू b, तो यहां से हम लोग ना एक्स वाई जेड निकालते हैं हमेशा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, यूं करके देखो हमारा इस तरीके से हम लोग पहुंचते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। ये मैंने आपको बताया, देखो ए आपको अब दिख रहा होगा, तो जैसे ही ए एक्स इज इक्वल टू बी आएगा तो इस तरीके से हम लोग पहुंच जाते हैं उसके ऊपर भाई। और इसने क्या बोला है मुझे कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी तो सॉल्यूशन आएगा ना मेरे भाई। सॉल्यूशन कब निकल के आ रहा है, सॉल्यूशन सर निकल के आ रहा है जब इनवर्स, आप खुद देखो जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी सॉल्यूशन बन सकता है एक्स वाई जेड का। तो इसका मतलब एक चीज कह सकता हूँ, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है सर, जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ये ए मैट्रिक्स है भाई, इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाओ तो आप क्या कहोगे, एक्सपेंड करते हैं 1, 1 के साथ क्या आ जाएगा, इसको ढक देता हूं सर और इसको ढक देता हूं, तो b माइनस जीरो, तो b आ गया। माइनस ऑफ जीरो, जीरो वाला कोई खेल ही नहीं है, जीरो के साथ चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो जीरो ही आएगा। प्लस में 1, 1 के साथ सर ये पहली रो थर्ड कॉलम ढक दिया तो a माइनस 3 बन गया सर, a माइनस 3, और यहां से आ गया नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक चीज देख लेना अब यहाँ से, यहाँ क्या बना, b प्लस a माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक चीज बन गई a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 3। एक कंडीशन मुझे मिल गई कि ए और बी कभी भी 3 नहीं हो सकता इनका जोड़। तो अब सर इसका बेनिफिट क्या, ऑप्शंस में देखो भाई, 2 और 1 सम कितना बन रहा है, 3 बन रहा है सर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 और 1 2 बन रहा है सर, हो सकता है, होल्ड कर लेते हैं। 2 और 1 3 बन रहा है सर, नहीं हो सकता। 4 में से गया 3 बन रहा है सर, नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंपल करना क्या था, आज के बाद एक चीज याद रखोगे, कभी भी आपको इक्वेशन दे दे तीनों और कह दे कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, पहली चीज तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट कब करता है, बेसिक बात, आप लोग आज तक हमेशा रटते आए हो भाई, आप लोग आज तक हमेशा रटते आए थे कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन यूनिक सॉल्यूशन। मत रटो ना यार, सिर्फ इतना सा देखो, ऐसी मैट्रिक्स आपको सबको बनानी आती है कि ए एक्स इंटू इज इक्वल टू बी, तो x क्या है, a इनवर्स b। अब एक चीज देखो, इस x का सॉल्यूशन कब आएगा, जब आपके पास a इनवर्स का सॉल्यूशन आएगा, और a इनवर्स का सॉल्यूशन कब आता है, जब आपका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। और डिटर्मिनेंट कब एग्जिस्ट करता है सर, जब डिटर्मिनेंट मेरा जीरो के बराबर नहीं होता। इतना माइंड में अगर क्लियर होगा ना तो ये चीज कभी भूलोगे नहीं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, यूनिक में क्या करूं, इनफाइनाइट में क्या करूं, नो सॉल्यूशन में क्या करूं, इन्हीं चीजों में घूम के रह जाते हो। फिर कहते हो सर मैट्रिक्स जो है मुश्किल है। मुश्किल नहीं है मेरे भाई, एक बार चीजों को कंसेप्ट वाइज तो पकड़ के देखो, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि x1 और x2 रूट्स हैं इक्वेशन की, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो क्या डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। देखो एक लाइन में निकालता हूं यहाँ से, आपने क्या करना, एक्सपेंड करना, तो पहले 1 इसके साथ क्या जाएगा, इसको ढक दिया और इसको ढक दिया, तो ये जाएगा सर माइनस का 10x स्क्वायर, माइनस लगा के 5 दूनी 10x, फिर माइनस 4,
इसको करेंगे, इसको ढक के, इसको ढक के, तो 5x स्क्वायर माइनस 5, 5x स्क्वायर माइनस 5 प्लस में 20 इंटू में क्या आ जाएगा, ये ढक दिया, ये ढक दिया, तो 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डाल रखा है, ठीक है। अब वैल्यू बताना इसका, और x1 x2 है क्या, रूट्स है सर, तो यहाँ से अब इसको अगर सही से करोगे तो माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 चौका 20x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20 प्लस 20 दूनी 40x प्लस 20 दूनी 40 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाले माइनस 30x स्क्वायर, एक्स वाले प्लस का 30x, और यहाँ प्लस 40 है प्लस 20 है तो प्लस का 60 इज इक्वल टू 0। एक्स वालों को पॉजिटिव कर लो, 30 से डिवाइड कर लो, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब कह रहा है कि इसके रूट्स है x1 x2, x1 x2 रूट्स है, और निकालना क्या है, x1 स्क्वायर। अब तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया भाई, कहीं ना कहीं मैं इसको यही नहीं कहूंगा कि सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करूंगा तो यही तो आएगा, माइनस 2ab मतलब माइनस 2x1 x2। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा सर, इसका साइन चेंज करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा सर माइनस 2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 आंसर आ गया भाई। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया सर 5। तो एक चीज यहां से सीखनी थी आपको, एक चीज छोटी सी क्या सीखनी है कि और कुछ नहीं है सर, डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। और डिटर्मिनेंट मैंने बताया एक्सपेंशन कैसे करा, पहली रो के थ्रू एक्सपेंशन कर दिया। अब हो सकता है आप में से कई लोग ना पहले 0 0 बना लेते, 1 माइनस 1 0, सेकंड रो को 0 बना देते पहला एलिमेंट, फिर नीचे वाले को बना देते, उसको 0 बना देते अगर आप, या आप इसको ट्रांसपोज करके कर सकते हो, ठीक है, आप कैसे भी करो आपकी मर्जी है। मैंने सीधा एक्सपेंड कर दिया, पहले लिखेंगे प्लस, साइन जरूर लगाएंगे भाई, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 के साथ जाएगा ये वाला सब मैट्रिक्स, फिर माइनस 4 के साथ जाएगा वो वाला सब मैट्रिक्स, और प्लस 20 के साथ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपने डिटरमिनेंट सोल्व किया, इक्वल टू 0 डाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं उनका, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया इसने तो, ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो क्यों आप लोग देखो क्या करते हो, आप लोग इसमें से ना इस इक्वेशन को सोल्व करके पहले दोनों रूट निकालते हो, और दोनों रूट निकाल के वहां पे पुट करते। क्यों करना यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी हुई है, इतने अच्छे से पढ़ाई है आपको, तो सीधा निकालेंगे ना कि हमें सम ऑफ रूट्स माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये भी यूपीटीजीटी का क्वेश्चन है भाई आया हुआ, आपको ए दे दिया मैट्रिक्स, बी दे दी मैट्रिक्स, ए भी पूछा हुआ है बस, तो कैसे करोगे, अब आप जानते हो कि सर यहां से रो उठानी है और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है, करा के देखो भाई एक बार। आप कहोगे 1 इंटू 2 2 माइनस 2 एकम 2, 2 माइनस 2 0, 0 देखते ही ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, नन ऑफ दीज तो है ही। आगे देखिए, एक को फिर इस वाले कॉलम से करेंगे, एक को 6 से किया 6 माइनस 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 0, 2 0 आ गई, फिर माइनस 2 प्लस 2 ये भी 0 आएगा, माइनस 6 प्लस 6 ये भी 0 आएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया भाई। इतना इजी क्वेश्चन बताइए, यूपीटीजीटी में पूछा हुआ है, कितना इजी क्वेश्चन है यार, इससे पहले वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, इसमें मुझे दिया हुआ है कि इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी देखिए यूपीटीजीटी में पूछा हुआ है। पता नहीं इतने हल्के क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं, फिर भी देखो एक बार देख लो। ओमेगा आपका दे दिया, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा से आप लोग एक चीज जानते होगे ना भाई कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। ये दो चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए थी। ओके, वैल्यू पूछ लिया आपसे 1 ओमेगा 6 ओमेगा 8 ये सब, तो मैं कह रहा हूँ सीधा डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो, आप कुछ इधर उधर मत घूमो, आप सीधा सोल्व कर लो। मैं इसको या तो एक काम करके देख लेता हूँ, मैं इसको ये लिख लेता हूँ भाई, देखो बहुत सिंपल बना देता हूँ। 1 ओमेगा 6 क्यूब का पावर है तो वो भी 1, ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा सर, यहाँ पे ओमेगा 6 1 बन जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा, ओमेगा 7 ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा 6 तक तो 1 ही होगी पावर। ओमेगा, ये ओमेगा का स्क्वायर, ये ओमेगा बनेगा, और ये 1 आ गया। अब इसको सोल्व करना सर मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, इसको सोल्व करना मेरे लिए ज़्यादा ईजी है सर, या और अच्छे से सोल्व करना हो तो मैं इसको ना देखो इसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बना लेता हूँ इसकी,
मैंने कर लिया, इसमें ना मैंने ऑपरेशन लगा दिए, या तो आप सीधा भी लगा सकते हो। अब मैं इसमें ऑपरेशन लगा के एक काम कर रहा हूँ भाई, मैंने बोल दिया कि मैंने पहले में से दूसरी रो मैंने ऑपरेशन लगा दिया, R1 चेंजेस टू, पहली रो में से दूसरी को माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये बन गया 1 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब ये क्यों किया, अब देखो डिटरमिनेंट निकालना मेरे लिए ज़्यादा इजी हो गया, पहले दो तो ऑटोमेटिक जीरो ही हो गए, प्लस माइनस प्लस आएगा, तो मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो आएगा ही आएगा इनटू में। अब मैंने इसको ढक दिया और इसको ढक दिया, बचा कितना, ये वाली चीज़ें बच गई सर, तो ये आ गया माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये चीज़ें खुली मेरे पास। अब इनका प्रोडक्ट करा दूं, ओमेगा स्क्वायर को इससे किया तो ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा की क्यूब, तो ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब 2 ओमेगा क्यूब, तो 2 टाइम्स ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ना सिंपल यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपके लिए, बिल्कुल सिंपल करके इधर लिख देता हूँ, मेरा बना 2 टाइम्स ओमेगा क्यूब, फिर माइनस यहाँ से मैंने ओमेगा कॉमन निकाल लिया, अगर मैंने ओमेगा कॉमन निकाल लिया या ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर आपका बन गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया 2 टाइम्स ओमेगा क्यूब, तो 2 तो ये बन गया। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर था, माइनस ओमेगा की पावर 4 था, तो मैंने माइनस में ही कॉमन लिया, तो एक चीज़ देखो भाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं इसको भेज दूँ 1 प्लस ओमेगा, ये कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही तो हुआ। अब 1 माइनस करना है तो ये 1 लगा दिया, इधर 1 लगाया तो 2 प्लस ओमेगा हो गया, तो इसकी जगह और कुछ नहीं हुआ, 2 प्लस ओमेगा हो गया, और जब ये 2 प्लस ओमेगा हो जाएगा तो 2 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब, ये आ गया। अब यहाँ से फिर घटा देंगे हम लोग, यहाँ से जब हम लोग फिर घटाएंगे तो 2 में से एक और चला जाएगा तो 1 बचेगा, और उस 1 में से 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। आप खुद सोचो, इसको अगर फिर से फर्दर सोल्व कर दूं मैं तो मेरे लिए कैसा बन जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग सा क्रिएट हो गया, ये सर मेरे लिए इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, मैं कैसे करूं इसके अंदर, आप बस एक बार ये बता दो। मैं कह रहा हूं एक चीज पकड़ लो, बिल्कुल बारीकी की चीज पकड़वा रहा हूं भाई आपको, एक चीज यहां से पकड़ना। मैं अगर आपके सामने एक चीज रख देता हूं, देखो एक चीज बहुत आराम से पकड़वाता हूं आपको, इसको भी अगर आप मान लो हटा लो, बहुत सिंपल सी चीज करना है एक, आपके सामने बना क्या है, इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपके सामने क्या बना है, ये बना था माइनस में ओमेगा की पावर 4 बना था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये 2 ओमेगा की पावर 3 तो 1 होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस इस ओमेगा की पावर 4 को भी ओमेगा 3 इंटू ओमेगा लिखूंगा, ओमेगा 3 1 होता है, यहाँ पे ये ओमेगा आ गया। अब इसको लिखेंगे 2 माइनस, अब करके देखो भाई, या आप इसको करके देखो, आपने यहां से किया, जब इसी चीज को आप लोग देखोगे ना तो ये 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो देखो ये यही चीज तो लिखी है यार, ये यही चीज तो लिखी है, तो आपकी कहीं ना कहीं प्लस में वैल्यू 1 आएगी, तो 2 और 1 करोगे तो 3 हो जाएगा आपके पास, 2 और 1 कर दिया आपने तो आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जिसको ये चीज आती है ना, देखो जिसको ये वाली चीज आती थी अच्छे से, ये वाली, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको ये अच्छे से आते थे वो इस क्वेश्चन को आराम से बना लेता। अब आप इसमें डिटरमिनेंट किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, मैंने अगर इस तरीके से किया, जरूरी नहीं है सबको ऐसे ही करना भाई पहले 0 0 बनानी, नहीं, आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी करते तो भी आंसर आता आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये पूछ रहा है कि मैट्रिक्स है आपके पास, एक मैट्रिक्स दे दी और वो आपको इस मैट्रिक्स को देके कह रहा है कि मैट्रिक्स विल बी यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ। अब यूनिटरी कब होगी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स यूनिटरी कब होगी, आप कैसे कह सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स यूनिटरी है, सॉरी यूनिटरी कब होगी मैट्रिक्स, आप कहोगे सर मैट्रिक्स यूनिटरी, जिसने ये पकड़ लिया ना, जिसको ये चीज नहीं आती वो क्वेश्चन ही नहीं कर सकता भाई। मैट्रिक्स मान लो कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसका अगर डिटरमिनेंट 1 हो जाए, इसका डिटरमिनेंट 1 हो जाए तो ये मैट्रिक्स यूनिटरी कहलाती है मेरे भाई, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 by 2 की मैट्रिक्स यूनिटरी निकाल लोगे, आपको इसका इसका प्रोडक्ट माइनस इसका इसका प्रोडक्ट, तो ए माइनस आयोटा सी इंटू ए प्लस आयोटा सी, माइनस करेंगे
बी माइनस आयोटा डी, और एक माइनस और था तो प्लस बन जाएगा बी प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो अब एक चीज देखो, a माइनस बी ए प्लस बी लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो यहां से आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आयोटा स्क्वायर खुद में -1 होता है, तो यहां से बन गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। तो आपका आंसर आ गया भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर सबका एडिशन 1। तो इसमें दिया हुआ है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में ये चीज करेक्ट दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अब आपसे पूछ लिया इनवर्स बताना है मैट्रिक्स का 1 2 2 -1। ठीक है, अब आप जानते हो, बहुत आराम से बता दोगे, ए इनवर्स क्या होता है आप जानते हो सर, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट लिखने का शॉर्टकट जानते हो, बिल्कुल जानते हैं सर 2/2 में, कि ये जो डायगोनल पे बैठे ना इनको चेंज करना है, चेंज कर दिया तो यहाँ -1 यहाँ 1, और इनके साइन चेंज करने हैं, तो ये हो जाएगा सर -2 -2, ये हो गया। डिवाइड कराना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट जानते हो, बिल्कुल जानते हैं सर, इसको प्रोडक्ट माइनस इसको प्रोडक्ट, तो यहाँ आ जाएगा -1 -2 दूनी 4, तो मेरा आ जाएगा सर -5। तो -5 से डिवाइड कराऊंगा। अब जब -5 से डिवाइड करा दिया तो मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी सर, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो ये हो गया 1/5, ये हो जाएगा सर 2/5, ये हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा 1/5 -1/5। तो कहाँ दिख रहा है 1/5 2/5 2/5 -1/5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया भाई, मेरे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 1 घंटा होने वाला है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, पूरे 25 क्वेश्चन कराने हैं भाई आपके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी सिमेट्रिक हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक है, मान लो देखो ए सिमेट्रिक मतलब कि ए का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक मतलब बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है। अब कह रहा है कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर किसी का भी ट्रांसपोज माइनस ऑफ मैट्रिक्स आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है भाई। यहाँ देखो 5 को छोड़ दो, ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज करके देखो तो आपको होगा सर ये आएगा 5, ये बन गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज क्या आ जाएंगे सर, ए प्लस बी ही आएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो ये तो सर सिमेट्रिक हो गया मेरे पास। आगे देखिए ए माइनस बी, सिमिलरली ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, 3 को अगर अलग निकाल दूं तो ये बनेगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और जो बन जाएगा 3 टाइम्स ए माइनस बी, ये भी सिमेट्रिक हो गया सर। इसको देखो, इसका जब आप ट्रांसपोज करने जाओगे तो आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर मेरा बनेगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब ये प्रोडक्ट के ट्रांसपोज मैंने आपको बता रखे हैं कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, वो होता है सर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और इसको जब करोगे बी ट्रांसपोज बनेगा बी, क्योंकि सिमेट्रिक है, ए प्लस ए बी, तो ये क्या बन गया, ये भी सेम बन गया सर। और जब डी वाले का ट्रांसपोज करोगे तो आपका आ गया सर ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, और इसको जब खोलोगे तो आपका खुलेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और यहाँ से आ गया आपके पास बी ए माइनस ए बी, और इसमें से देखो माइनस कॉमन ले दोगे तो आपका आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो खुद देखना कि जिसके भी ट्रांसपोज से शुरू किया, देखो कलर चेंज करके बताता हूँ, मैंने इसके ट्रांसपोज से शुरू किया था और इसी का नेगेटिव टर्म निकल के आ गया, जिसके ट्रांसपोज से शुरू किया उसी का नेगेटिव निकल के आ गया, नेगेटिव निकला मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया भाई, वो क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस जो आपको ऑप्शंस दे रखे ना उनके ट्रांसपोज लगाओ, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखाई है कि एडिशन पे ट्रांसपोज लगाओगे तो सेम ही ट्रांसपोज खुलते हैं, ठीक, सब्ट्रैक्शन पे लगाते हो तो सेम उसी डायरेक्शन में खुलेंगे, लेकिन प्रोडक्ट पे जब लगाते हो तो ए और बी के प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लगाया तो वो ए बी ना खुल के बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज खुलता है। अगर आपने ट्रांसपोज वाली ऊपर पार्ट नहीं देखा है तो भाई जाके इससे पिछले वाली क्लास देख लो, ट्रांसपोज पढ़ाया हुआ है उधर, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल, यहाँ पे इज कर लीजिएगा भाई, ठीक है, इफ द मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल देन द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, और उसका डिटर्मिनेंट आपको कह रहा है जो ए इनवर्स होगा और इसका डिटर्मिनेंट होगा, ये क्या होगा, ये बता दो भाई,
कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए कि सर ए इनवर्स ही क्या होता है, यही बता दो ना कि ए इनवर्स मेरे पास क्या होता है, सिर्फ वो चीज बता दो। ठीक है, ए इनवर्स देखो आप लोग क्या जानते हो, आप लोग जानते हो सर ए इनवर्स मेरे पास होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आपसे इसका डिटरमिनेंट पूछा, देख के तो आप तुरंत मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास ये आंसर आ गया। अब करेंगे कैसे इसको, अगर बिल्कुल बेसिक से समझाऊँ आपको, तो देखो आप जानते हो कि ए इंटू में ए इनवर्स कर लो इज इक्वल टू, या फिर आप कह लो ए इनवर्स के साथ ए मल्टीप्लाई करा लो, तो आपका क्या बन जाता है, आप कहोगे सर हमारा बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस पूरे का डिटरमिनेंट लेके देखो, आप पूरे का डिटरमिनेंट ले दो, पूरे का डिटरमिनेंट ले लो, बराबर रहेगा। और डिटरमिनेंट अब अलग अलग भी हो सकते हैं भाई, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। और डिटरमिनेंट ऑफ आई होता क्या है, आई तो 1 होता है सर, ये 1 हो गया। तो यहां से मैं आराम से कह सकता हूं कि सर ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो और कुछ नहीं होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। इससे सिंपल देखिए क्या बताऊं आपको कि आप ये जानते हो कि a इंटू ए इनवर्स तो आई होता है, दोनों पे डिटरमिनेंट लगाओगे, दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट खोल लिया, आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो हमेशा 1 ही आता है सर, तो 1 अपॉन में डिटरमिनेंट उतार दिया तो आंसर पहुंच गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पता नहीं ये देखिए किस में पूछा हुआ है, यूपीपीएससी आश्रम पद्धति में पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट देखिए, आपको निकालना है, आपका ए है 1a01, देन ए की पावर n करना है आपको, मान लो ए स्क्वायर करना है, ए क्यूब करना है, ए की पावर 4 करना है, ए की पावर 5 करना है, उस टाइप का कोई भी चीज आ जाए आपकी तो आपको वो करना है भाई। तो इसको करते क्या है, बस सिर्फ ये सिंपल देख लो, मान लो जहां जहां आपको 1 दिया हुआ ना, देखो जहां 1 दिया हुआ है वहां तो 1 आएगा। ठीक है, 1 में तो कोई चेंज ही नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा। आपको a की वैल्यू बदलते रहनी पड़ेगी, a स्क्वायर करोगे तो यहाँ 2a हो जाएगा, क्यूब करोगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ n टाइम्स a हो जाएगा भाई। सिंपल, आप इस चीज को आराम से समझ सकते हो बस, कि जहां जहां 1 है ना वहां तो कोई खेल ही नहीं करना आपको, कि 1 तो कोई चेंज ही नहीं कराएगा आपका। आप करके देख लो, मान लो आपके पास a है 10a1, इसको a से ही मल्टीप्लाई कराओ 10a1, तो आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर मेरा यहाँ से बनेगा a स्क्वायर कितना हुआ, आप एक चीज खुद देखना, ये क्या हुआ 1 इंटू 1 1, a 0 से किया 0 तो 1 आ गया, 1 इंटू a इंटू 1 a, तो ये हो गया 2a, ये हो गया सर 0, यहाँ हो जाएगा 1। तो खुद देखो जब स्क्वायर किया तो 2a हो रहा है, तो क्यूब करेंगे यहाँ से ही जनरलाइज कर लेना आप, क्यूब करेंगे तो 3a हो जाएगा, तो a की पावर में n करेंगे तो n टाइम्स a हो जाएगा, और n टाइम्स a कहाँ दिया हुआ है, आपके ऑप्शन नंबर a में दिया हुआ है भाई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपसे डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी। अब एक काम करके देखो, आप बिल्कुल सिंपल काम करके देखो, मान लो मैं इसमें आपको कह दूं कि आप ना सारे कॉलम को जोड़ दो, या तो कॉलम जोड़ दो, आप कहोगे सर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो a से आपका a कैंसिल, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, तो आपका डिटरमिनेंट जो बनेगा ना, अब यहाँ कुछ लिख लेना, ये दूसरे वाले हैं तीसरे वाले हैं, तो पहले कॉलम में सारे 0 0 0 बन जाएंगे, और जब सारे ही 0 0 0 बन गए, जब सारे ही 0 0 0 बन गए मेरे भाई, तो आपका आंसर फाइनल तक आप क्या पहुंचोगे, आप यही तो कहोगे सर मेरा जब सारा ही 0 बन गया, एक पूरा कॉलम ऐसे ही, या फिर पूरा वो कर रहा हूँ पूरा 0 बन गया, मेरा आंसर पूरा 0 ही आएगा सर। तो मेरा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा सर यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कोई भी ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है 3 है सर उसका ऑर्डर, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4, ये लो भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इसकी वैल्यू है 4, ऑर्डर कितना था इस मैट्रिक्स का 3 था सर, 3 जो है ऑर्डर है। ओके, अब आपसे कह रहा है बी जो है वो है एडजॉइंट ऑफ ए, बी मैट्रिक्स जो है जब अगर ए का एडजॉइंट निकाल दिया तो उसी को हम लोग बी मैट्रिक्स के नाम से जान रहे हैं, और सी जो है मेरे पास वो है 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मुझसे पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट अपॉन सी का डिटरमिनेंट, सिंपल सी चीज पूछ रहा है भाई, आपको सिर्फ ये बतानी। अब एक चीज देखना, आज ही मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट चाहिए तो आप क्या करते हो,
जो ए डिटर्मिनेंट है उसकी पावर में n-1 कर देते हो ऑर्डर में, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए आपको, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो आप एक चीज पकड़ लो बस, यहां से आप एक चीज यहां से ये पकड़ लेना। अब देखो ये तो हो गया सी जो है 2 टाइम्स ए है, यहां से बस इतना सा काम कर लेना आप। अब इसके अंदर अगर मैं लिखना शुरू करूं, अब मुझे चाहिए था बी की जगह मेरे को एडजॉइंट ए लिखना है, तो मुझे कहीं ना कहीं चाहिए एडजॉइंट ऑफ, फिर से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए था और उसका डिटर्मिनेंट, तो मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इस पूरे पे डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी। कहीं ना कहीं आप लोग ये चीज समझ सकते हो कि मुझे बस ये चीज चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, दोनों के ऊपर लगा दूंगा भाई। हालांकि इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना भाई। आपको अगर बी का डिटर्मिनेंट मैं दे दूं तो वही तो हुआ ना एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। एक चीज पकड़ लो ना यहां से। अब एक चीज यहां से देखो, मान लो इसको भी आप भूल जाओ, मान लो मैं आपको ये डायरेक्ट नहीं लिखा, डायरेक्ट आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। आप बस ये देख लो आपको चाहिए क्या है, आपको छोटी सी चीज बस ये चाहिए थी। नीचे वाला तो आप आराम से निकाल लोगे भाई, मैं जानता हूँ नीचे वाले में कोई तकलीफ ही नहीं होगी आपको, आपको तकलीफ होगी सिर्फ इस ऊपर वाले में। तो ऊपर वाला निकलेगा कैसे, ये प्रॉपर्टी देखो आज ही पढ़ाई है मैंने आपको। तो बी का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसके लिए आप क्या कहोगे, इस चीज के लिए आप क्या कहोगे कि सर इस चीज से मैं पूछूंगा ना एडजॉइंट ऑफ बी इसका डिटर्मिनेंट, मतलब कि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ बी चाहिए और उसमें ऑर्डर जो होगा ना उसकी पावर में से एक माइनस कर लूंगा, ये चाहिए मुझे सर, आप यही तो कहोगे। अब यहां से देखो, और सी के लिए आप क्या कहोगे, सी डिटरमिनेंट तो सर मेरे लिए बहुत आसान है। सी क्या है, अब मैंने मैट्रिक्स को 2 से गुणा करा है, ये पर कल वाली वीडियो में पढ़ाया था, मैट्रिक्स को 2 से गुणा किया है, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी चाहिए, तो इसका जो ऑर्डर था ना उसकी पावर 3 कर दूंगा। 3 ऑर्डर की थी तो पावर 3 कर दी, इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए ही आ जाएगा साथ में। ओके, अब यहां से डिटरमिनेंट ऑफ बी कहां से निकालोगे, वो देखो यहां से निकाल लोगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे होगा, आप कहोगे सर डिटर्मिनेंट ऑफ बी मतलब कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। और ये कैसे आएगा सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी पावर में ऑर्डर कितना था, 3 था, तो 3 माइनस 1 पावर में 2 हो जाएगी, मतलब कि 4 की पावर में 2 करी, 4 की पावर 2 मतलब 16। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी 16 आया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 16 आया है। अब यहां से देखिए ऊपर भेजूंगा मैं आपको, यहां से जब आप ऊपर जाओगे इधर डिटर्मिनेंट ऑफ बी 16, तो 16 की पावर, ऑर्डर तो अभी भी 3 है, 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 16 का भी स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 का क्यूब 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4। तो आप एक चीज खुद देखना, 8 से मान लो इस 16 के स्क्वायर को आप लोग 16 इंटू 16 मान लो, या आप कहोगे सर 256 अपॉन 8 चौक 32, 32 का कितना गुना, आप कहोगे सर 8 गुना हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने एक एक स्टेप बताया आपके लिए। एक एक स्टेप क्या बताया भाई, फिर से देख लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया था पेपर में, ठीक है, खुद देख लीजिए आप, लेक्चरर के पेपर में पूछा गया उत्तराखंड में, ठीक है। अब करना क्या था, सिंपल देखो आप, आपको पूछा क्या था, आपसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी। आप सिर्फ सिंपल एक चीज करते, अब आप जानते हो बी ये है, अब एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इसकी पावर में 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑर्डर 3 चल रहा है भाई सारा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहां पे जब डिटर्मिनेंट लगा देते आप तो मतलब यहां भी लगाना पड़ेगा, और यहां लगते ही ये कैसे होता, ये होता डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और वो मुझे दे रखा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो यहां हो जाता मेरा 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 अपॉन, यहां पे डिटर्मिनेंट लगा दूं तो मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जगह 3 रो में मल्टीप्लाई था, 2 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब कि 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा 8 इंटू में 4, 8 से काटा 2 पे कट गया, 16 दूनी 32, 4 से काटा 8 पे कट गया, यहाँ से भी 8 आया। ठीक है, मैंने दो बार बता दिया, तरीके तो नहीं करा, तरीका तो सेम है, 2 बार बता दिया कि कैसे आप इसको एक लाइन में कर सकते थे, कैसे एक एक चीज को ब्रेक करके किया है, एक एक सिंपल चीज बताई है बिल्कुल आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर है n सच दैट ए बी की वैल्यू है a, बी ए की वैल्यू है b। अब बता दो क्या होगा, देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था ना, उसमें ए बी की वैल्यू a थी, बी ए की वैल्यू b थी, तो क्या आया था, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरी a आ गई थी, बी स्क्वायर की वैल्यू b आ गई थी।
यही तो चीज आई थी, ए स्क्वायर की वैल्यू ए, बी स्क्वायर की वैल्यू बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे सर इसमें बिल्कुल सिंपल था ये तो, इसमें तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया सर। ठीक है, ये चीज आप आराम से इसमें बता सकते थे भाई, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं थी, आप आराम से देख के इसको चीजों को बता सकते थे यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि ए जो है मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई, 2a माइनस आई, वेयर आई इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कह लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लो, कुछ भी कह लो आप, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स वेक्टर कह गया मैं। देन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n जो है 2 से बड़ा होगा तो a की पावर n कितना होगा। सिर्फ आपसे ये पूछा कि a की पावर n, मान लो आप a की पावर 3 निकालनी है, आप a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर 2a माइनस आई। आप सपोज करो आपको a क्यूब निकालना है, आपने a से मल्टीप्लाई कराया a स्क्वायर को, तो यहाँ भी a से मल्टीप्लाई करा दोगे आप 2a माइनस आई को, तो इसको सोल्व करोगे तो आ गया a क्यूब इज इक्वल टू ये बनेगा सर 2a स्क्वायर माइनस a, और 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो भाई, 2a माइनस आई माइनस का a, तो यहाँ से बना सर 2 दूनी 4a माइनस a, तो 3a माइनस आई, 3a माइनस आई। तो यहाँ से मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, देखिए a का स्क्वायर 2a माइनस आई, a का क्यूब 3a माइनस आई, तो a की पावर n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर na माइनस आई। जनरलाइज कर दो भाई, एक चीज लगा के जनरलाइजेशन कर सकते हो आप। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन निकल के आ गया भाई मेरे लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया कि मेरे को कुछ नहीं करना था, मेरे को सिर्फ इतना निकाल के लेके आना था सर कि na माइनस आई। लेकिन एक चीज और देख लो भाई, एक छोटा सा ऑप्शन ये पकड़ लेना आप, कहीं ना कहीं ये तो हो गया सीधा na माइनस आई, लेकिन ये चीज भी तो ऐसी कुछ है यार, पूरा जनरलाइज पे अगर मैं जाऊं, पूरा जनरलाइजेशन कर दूं, तो एक चीज मैं यहां से ये पकड़ के आया, देखिए मेरा आंसर यहां पहुंचेगा, देखो यहां कैसे सर, ये मुझे एग्जैक्ट चीज बता रहा है कि 3a माइनस आई आया ना, तो इसको मैं और कुछ ना मानते हुए इस वाली चीज को मैं ये मान लू 3a माइनस में 3 माइनस फिर आगे क्या था 1 इंटू आई, क्योंकि ये 2i हो गया यार, देखो छोटी सी गड़बड़ क्या हो गई अपने से, ये 3a माइनस 2i होगा यहाँ पे, 3a माइनस 2i, na माइनस 2i, ये थोड़ा सा मिस्टेक देखिए करेक्ट कर लो, तो देखो साथ साथ नजर पड़ गई, तो इस चीज में मैं मान सकता हूँ। अब यहाँ से हमारा क्या हुआ, जनरलाइज अगर मैं करूँ तो मैं कहूँगा सर na, 3a किया था तो na होगा, तो ये 2 ऑप्शन हट गए, ठीक है। na माइनस में i है तो ये कहीं ना कहीं n माइनस 1 हो गया इंटू में i, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भाई, इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा बस, ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन भाई ए निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके सारे ही सिलेबस आपका कंप्लीट, सिलेबस कह रहा हूँ देखिए मैं, सारे क्वेश्चन जितने मैंने आज आपको पढ़ाए हैं ना भाई, जितने एक एक क्वेश्चन पढ़ाए हैं सबका कंसेप्ट आपको बता दिया है, कहाँ आपका माइनर होता है, कहाँ कोफैक्टर होता है, इनवर्स कहाँ होता है, एग्जिस्ट कैसे करता है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कैसे आता है, या फिर कोई c इज इक्वल टू 2a था तो उसका c का डिटरमिनेंट कैसे होता, ऑर्डर से कर दिया 2 को, ठीक है। वो सारी चीजें आपको बता दी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सब जितना बेसिक था आपको मैंने यहाँ करा दिया है। आगे अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे, जो वो हम लोग शुरू करेंगे अपना रैंक वाला पोर्शन। देखिए अभी आपका अगर सिलेबस में देखा जाए ना, तो आपका जो सिलेबस में मैट्रिक्स के नीचे जो चीजें दी हुई है ना, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में आपका सिलेबस है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आप लाइन पे आ जाइए, 1 2 3 4 लाइनें छोड़ दीजिए, 5 लाइनें आप नीचे पढ़िएगा, कंप्यूटेशन ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनवर्स आपको निकालना अब आ गया है। रैंक में आपकी कल से शुरू कराऊंगा, और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये भी कल से शुरू करेंगे, ठीक है, ये कल से करेंगे। बाकी जितने वेक्टर स्पेस स्टैंडर्ड बेसिस ये उससे अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। 25 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए हैं, आगे के क्वेश्चन आपके रैंक और उसके ऊपर लीनियर इक्वेशंस के ऊपर चलेंगे, आपके कंप्लीट रैंक पे चलेंगे, लीनियर इक्वेशंस पे चलेंगे, और 1 2 टॉपिक्स और हैं आपके उनमें चलेंगे, लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस में चलेंगे। तो आपके क्वेश्चन 50 हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन और चलेंगे 75, और फिर 75 से लेके 100 वाले क्वेश्चन जो होंगे वो मैं सारे आपके बेसिस, वेक्टर स्पेस, डायगोनलाइजेशन, इन सब के ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है। तो हालांकि वीडियो 1 घंटे के पार हो गई है आज, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। भाई चीज़ें समझ आई हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना जरूर,
थोड़ा सा अप्रिशिएशन जरूर देना कि हाँ सर चीज़ें समझ आ रही हैं, मैट्रिक्स में आप ऐसे ही जा सकते हो। और अगर चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर नहीं है तो भाई फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी से आपको सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ई बुक आप लोगों को मिल चुकी है, तो प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। जिसने भी अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो वी मैथ्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, और ध्यान रखिए भाई अपना, ठीक है। साथ वालों को भी खुश रखिए, अपने घर वालों को। ओके, ऑल द बेस्ट।